उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये उपचुनाव महज एक चुनाव नहीं होगा, क्योंकि ये उस साख की भी लड़ाई है जिसके पहले राउंड यानी लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन बीजेपी में हावी रहा। जी हां, लोकसभा चुनाव में यूपी में इंडिया गठबंधन से पिछड़ने के बाद अब बीजेपी उपचुनाव में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा लगातार 2 दिन से बैठकों का दौर जारी है। वहीं अखिलेश भी अपने चमत्कारी प्रदर्शन को दोहराने की जुगत में मीटिंग कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या 10 सीटों के उपचुनाव से 2027 विधानसभा चुनाव की दिशा तय होगी? सवाल यह भी है कि क्या उपचुनाव का असर 2029 लोकसभा चुनाव तक भी जाएगा? आज दंगल में बहस इन्हीं सवालों के साथ, लेकिन पहले संविधान और आरक्षण के डर से दलित वोट लोकसभा चुनाव में बीजेपी से दूर हुआ था। बैठक में ये तय किया गया कि दलितों के बीच जाकर फिर से उन्हें बीजेपी की ओर मोड़ना है। साथ ही कांग्रेस ने जो दुष्प्रचार फैलाया था आरक्षण और संविधान को लेकर, उसे भी दूर करना है। साथ ही आने वाले कार्यक्रमों और अभियान पर भी रणनीति बनाई गई। तो समीक्षा, हम तो हर बूथ की समीक्षा कर रहे हैं, एक एक वोट की समीक्षा कर रहे हैं। पर आज ये समीक्षा नहीं, ज़्यादा ये बात थी कि किस तरीके से आने वाले समय में हम लोग को जो जनता ने वोट दिया है, जनता ने अपना आदेश दिया है कि आप बेहतरी के लिए काम करिए, जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको हम लोग को पूरा करना है और सामाजिक न्याय का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करना है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, सबको उनका अधिकार मिले। ऐसे सामाजिक न्याय के मॉडल पे काम करना है। एक प्रणाली है हम लोगों की, तो उस व्यवस्था को लेकर हम सभी लोग हमेशा बैठते हैं, बैठकें करते रहते हैं और हमेशा अपने कामों की हमेशा हम सब लोग समीक्षा भी करते रहते हैं। अभियान होता है और भी सब योजनाएं होती हैं, वो सब विषय हमेशा रहते हैं। और पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोग अपने अपने कामों को लेकर नीचे तक लेकर के जाते हैं, फिर वहाँ से फीडबैक लेते हैं। बीएल संतोष ने दूसरे दिन दलित नेताओं के साथ बातचीत के बाद प्रवक्ताओं के साथ भी बैठक की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित मौजूद थे। आखिर में राज्य बीजेपी की अनुसूचित जनजाति नेताओं के साथ बैठक का कार्यक्रम है, जिसमें एसटी मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। शनिवार को भी ओबीसी मोर्चे के नेताओं ने बीजेपी की बैठक में अपनी बात रखी। ओबीसी नेताओं ने कहा कि आरक्षण और संविधान प्रमुख वजह है। यूपी शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को विपक्ष ने प्रमुखता से उठाया। नेताओं ने माना कि पार्टी विपक्ष के आक्रामक रुख को काउंटर नहीं कर पाई, इसलिए बीजेपी का ओबीसी वोटर छिटक गया। नेताओं ने यह भी कहा कि थाना और तहसील स्तर पर बहुत भ्रष्टाचार है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी लोकसभा के अपने शानदार प्रदर्शन को विधानसभा उपचुनाव में भी दोहराना चाहती है। लिहाजा अखिलेश ने भी एसपी की बैठक में पदाधिकारियों और अफसरों को जीत का मंत्र दिया। समाजवादी पार्टी की बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई और साथ ही 2027 चुनाव के लिए भी योजना बनाई गई। बैठक में जिला अध्यक्षों, जिला इंचार्ज भी शामिल हुए। समाजवादियों का लक्ष्य था कि बीजेपी को रोकें। समाजवादी लोग उस लड़ाई में कामयाब हुए हैं। जनता ने नई उम्मीद, नई आस के साथ वोट दिया है। इस देश का लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, आरक्षण बचे और नकारात्मक राजनीति वाले हटें। यूपी देश की सबसे बड़ी सियासी और चुनावी प्रयोगशाला है। लिहाजा बीजेपी पुरानी गलतियों से सीखकर और समाजवादी पार्टी हालिया सफलता को जारी रख के इसमें कामयाब होने की जुगत में है।
पहले मुकाम 10 सीटों का उपचुनाव है, आगे लंबी लड़ाई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा देते हैं। शिवम त्यागी प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ है, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं, अरुण राजभर महासचिव एसबीएसपी के हमारे साथ हैं, और एमएच खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले क्योंकि मंथन का दौर लगातार चल रहा है, शिवम त्यागी जी, दूसरा दिन है ये आज, इस मंथन से क्या निकला अभी तक? मैं मानता हूं कि मंथन जो है, भारतीय जनता पार्टी लगातार हर चुनाव से पहले, चुनाव के बाद क्या स्थितियां रही, कैसे चुनाव लड़े, कैसे जीते, कहां अगर कुछ कमी रही तो वो किस प्रकार से बेहतर करनी जाएगी, आने वाले उपचुनाव है उनमें किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, उन्हीं चीजों को लेकर जो है संगठन तय करता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अगर प्रदर्शन की मैं बात करूं तो मैं मानता हूं कि 12 साल ऑलरेडी हो चुके हैं अखिलेश यादव को कोई बेहतर प्रदर्शन करे हुए, और 4 चुनाव हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बेहद शानदार असाधारण सीटें दी हैं बारंबार। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर 2024 की हम बात करें तो जिस सीटों की हम उम्मीद कर रहे थे वो सीटें उसमें जरा कम रही, लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि अगर हम एनडीए की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एनडीए को 3,75,87,000 वोट मिले हैं और इंडिया अलायंस को 3,81,67,000 वोट मिले, विच मीन 5 लाख वोटों का सिर्फ फर्क है। हाँ, लेकिन नंबर्स है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उनकी जो सीटें हैं वो हमसे बेहतर रही, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश ने उस गुंडा राज में जाने से मना बहुत पहले कर दिया है। पिछले 12 साल से जिस तरीके से अविस्मरणीय मैंडेट हमें उत्तर प्रदेश से मिलता रहा है, आने वाले उपचुनाव में भी उसकी आप झलक देखेंगे। और मंथन का विषय सिर्फ इतना है कि कैसे पार्टी जो है हर स्तर पर अपने आप में सुधार करे, बेहतर करे और चीजों को आगे लेकर जाए। कहां कहां सुधार की गुंजाइश देख रहे हैं आप? यानी चिंतन और मंथन हुआ होगा ना, कहां क्या क्या नाराजगी देख रहे हैं, उनको दूर करने की आगे की क्या रणनीति है, मैं वो समझना चाह रही हूँ। अर्पिता जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सीनियर बॉडी का, बड़े सीनियर नेताओं का और तमाम लोगों का काम है, और मैं मानता हूं मैं तो एक छोटा सा प्रवक्ता हूं, इसी प्रकार जैसे आप एंकर हैं। और अगर मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए 3 मीटिंग जो हुई थी उसमें दलित, SC ST प्रवक्ताओं को भी बुलाया था, तो मुझे लगा बीजेपी के प्रवक्ता, क्योंकि ये तो बहुत वैसी बात है कि आप कह ही देंगे कि तो देखिए पार्टी में हम तय कर रहे हैं, पार्टी की बात हो रही है, लेकिन अब प्रवक्ताओं को भी बुलाया गया, इसलिए मैं पूछ रही हूं कि क्या कुछ पता चला कि किस वजह से, क्योंकि जो दलितों का मोह भंग हुआ, जो बिस्सू का मोह भंग हुआ, ये एक बड़ी वजह है जो निकल कर आई है, और इसके लिए इसी को लेकर आप भी चिंतन मंथन कर रहे होंगे, क्योंकि जो प्रमाण है उसको कोई नहीं छिपा सकता ना, ये नाराजगी थी, लेकिन उस नाराजगी को दूर करने के लिए क्या रणनीति अब बीजेपी की रहने वाली है? कैसे वो आरक्षण का जो बड़ा मुद्दा बन गया उसको हल करने के लिए, दलितों के बीच जाने के लिए, ओबीसी को समझाने के लिए क्या रणनीति बीजेपी बना रही है? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि जाहिर है कि प्रवक्ताओं को भी बुलाया गया और मंथन चिंतन क्या हुआ, किस बात को लेकर हुआ, ये इसी तरीके से है कि कहीं ना कहीं अगर जैसे कि आपके चैनल की भी अगर मैं बात करूं और एडिटोरियल स्तर पर कोई चीजों का चुनाव होना है या मंथन होना है तो जाहिर है उनकी अपनी एक राय होगी, उसमें एंकर्स नहीं होंगे। जाहिर है मेरी पार्टी में भी जिस तरीके से सीनियर लीडरशिप रही, सीनियर लीडरशिप ने तमाम इन चीजों पर जो है मंथन किया है कि किस तरीके से चीजें रही, लेकिन दलित का चाहे विषय रहा हो, चाहे संविधान का विषय रहा हो, इन सब के चलने के बाद भी इन एनडीए की जो वोट है वो सिर्फ इंडिया अलायंस से 5 लाख कम है, लेकिन हाँ सीटों का जो फर्क पड़ा है उसमें तमाम चीजों को देखने की आवश्यकता यह है कि कहां कहां दिक्कत रह गई। और मैं एक चीज मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम पिछले 4 चुनाव उठा लें, चाहे वो 2014 का हो, 17 का हो, 22 का हो, 24 का हो, और उससे पहले हम अगर बात करें तो 2019 का हो, तो सिर्फ 2024 का एक चुनाव ऐसा रहा जहां पर हमें प्रदर्शन में थोड़ी सी कमी बाकी 4 चुनावों के अलावा आई है। मैं मानता हूं कि जब चुनाव आप देखेंगे आने वाले उपचुनाव तो उसमें स्थिति बहुत साफ हो जाएगी, और जहां विषय दलितों का है मैं मानता हूं भर कर वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को, लेकिन जिसकी उम्मीद हम कर रहे थे उस तक पहुंचने में मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कत रही। आने वाले उपचुनाव जो आप देखेंगे उसमें देखेंगे कि प्रदर्शन हमारा पहले से बहुत बेहतर होगा, और फिर से जिस तरीके से एक स्ट्रीक, विनिंग स्ट्रीक हमारी उत्तर प्रदेश में रही है और जिस तरीके से इंडिया अलायंस वालों की लूजिंग स्ट्रीक रही है वो एज इट इज बनी रहेगी, उसमें कुछ नहीं चेंज होने वाला है। जब जरा कह रहे हैं जरा हम पीछे रह गए, जरा चूक हो गई, क्योंकि 33 सीट सर, पिछली बार 62 सीटें मिली थी, लक्ष्य 80 का रखा गया था, उसमें कुछ नहीं है सर, बहुत कुछ है, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही थी। और वही बात है कि आप उसको इस तरीके से देख रहे हैं, एक तो तरीका होता है जो जीता वो सिकंदर, एक तरीका होता है कि हार कर भी जीतने वाले को बादशाह कहते हैं, बाजीगर कहते हैं, तो आप इसमें भी घुमा रहे हैं। खैर चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ चर्चा में और लोगों को शामिल करती हूँ। 10 सेकंड
मैं तो हाथ जोड़कर भगवान से ये विनती करता हूं, ये इंडिया अलायंस वाले आने वाले 30 सालों तक ऐसे ही हार के बाजीगर बने रहे। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। भगवान इनको हर चुनाव में 1-2 सीटें फालतू दे दे, ये हार कर बाजीगर बनते रहे और हम जीत कर 1-2 सीटें फालतू नहीं मिली है सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? 1-2 सीट फालतू नहीं है ना, इसीलिए क्योंकि अब देखिए, अगर मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख दूं, 2019 में बीजेपी को 62 सीट मिली थी। वोट परसेंट, क्योंकि आपने ये 5 लाख ही तो कम मिले हैं, लेकिन मैं वोट परसेंट 49.97। 2024 में 33 सीट और वोट परसेंट देखिए आप 41.37%। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली थी और उसका वोट शेयर 6.36%। इस बार 6 सीटें मिली और वोट परसेंट बढ़कर 9.46%। एसपी को 5 सीटें मिली थी, वोट परसेंट 18.11 और 24 में 37 सीटें, वोट परसेंट का उछाल देखिए आप 33.59%। तो ये आंकड़े तो झूठ, इनको झुटलाया नहीं जा सकता ना शिवम जी। एब्सोल्युटली नहीं, बिल्कुल नहीं झुटलाया जा सकता। हाँ, इसको कुछ नहीं कहते, इसको बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, आंकड़े ना आप झुटला सकती हैं, ना मैं, ना बाकी के प्रवक्ता। और आंकड़े ये कहते हैं कि 2012 के बाद से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अजय रही है, और ये स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, इसको ना आप चेंज कर सकती हैं ना मैं। ठीक है सर, अभी अगर आप वही चश्मा लगाए रखना चाहते हैं, वही गलती है सर। विपक्ष की भी यही गलती रही है हमेशा, क्योंकि वो अभी आज में नहीं जीते, वो पिछले चीजों में जीने लग जाते हैं। आप भी वही कर रहे हैं। खैर, इसीलिए मंथन का भी दौर है। मैं चर्चा में जरा और भी जोड़ लूं। मैं सुरेंद्र राजपूत और सुनील जी यादव को भी जोड़ना चाह रही हूँ इसमें। सुनील सिंह यादव, मैं आपसे, क्योंकि अखिलेश यादव भी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव एक चुनाव के तौर पर नहीं है, ये एक तरीके से साख की लड़ाई के तौर पर है। यानी जो बेहतरीन प्रदर्शन लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने किया, जिससे गदगद है समाजवादी पार्टी, उसके लिए आगे क्या रणनीति आप बना रहे? क्योंकि ये 10 उपचुनाव आगे की कई सीढ़ियों को तय करने के लिए रास्ता आसान करेंगे। देखिए अर्पिता जी, ये कहना कि हम लोग जीतने के बाद गदगद हैं, हाँ, जीतने के बाद हौसला बढ़ा है, लेकिन इस बात की टीस रह गई है कि बीजेपी की सरकार बन गई। क्योंकि हम लोगों ने कोशिश की थी कि बीजेपी की सरकार को रोके, क्योंकि लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं थी, हमारी लड़ाई विचारधारा से है। जो उनसे लड़ाई है जो हमारे नेता जब अपना घर खाली करते हैं तो उसको गंगा जल से धुलवाते हैं। जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज से आने के बाद किसी मंदिर में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग गंगा जल से धुलवाते हैं। हमारी लड़ाई है जो पिछड़ों का शिक्षक भर्ती में आरक्षण छीना गया। हमारी लड़ाई है कि एक विश्वविद्यालय, बांदा विश्वविद्यालय में एक जाति विशेष के लोगों को सबसे ज्यादा नौकरी दे दी गई। हमारी लड़ाई है सामंती सोच के खिलाफ, पूंजीपति विचारधारा के खिलाफ। उन लोगों के खिलाफ लड़ाई है जो पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुसलमान, पीडीए को हीन भावना से देखते हैं। हम कह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की रणनीति पीडीए था, वो उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आ गया है। अब ये सच है कि 10 सीटों पर लड़ाई है, तो हमें भाजपा से नहीं लड़ना है। भाजपा उत्तर प्रदेश में हम लोगों से लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, किसान हो, बेरोजगार है, वो जान रहा है। चंद उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली पार्टी है। ये क्या उत्तर प्रदेश नहीं देख रहा है? अयोध्या से लेकर के एयरपोर्ट तक का भ्रष्टाचार, सड़क से लेकर के गिरते हुए पुल का भ्रष्टाचार। अर्पिता जी, हम लोगों को जो 10 सीटें बाई इलेक्शन है, अब बीजेपी से नहीं लड़ना है, अब डीएम से लड़ना है, कप्तान से लड़ना है, तहसीलदार से लड़ना है, एसडीएम से लड़ना है। रोक रही हो सर, एक वक्त बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यूपी में हार पर बीजेपी की समीक्षा बैठक से जुड़ी हुई एक खबर है। दरअसल नौकरी में आउटसोर्सिंग में आरक्षण न होने से नुकसान की खबर है। दलित ओबीसी में आरक्षण को लेकर भ्रम फैला। दलित ओबीसी नेताओं ने बीएल संतोष को यह जानकारी दी है। मंत्री एसएम अरुण तैयार करेंगे अब इस पर पूरी रिपोर्ट। दलित ओबीसी नेताओं ने बीएल संतोष को पूरी जानकारी दी, और सहयोगी जानकारी हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त देंगे। कुमार। बिल्कुल अर्पिता, आज जब बीएल संतोष के साथ दलित नेताओं और मंत्रियों की जो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे चली है, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर है, इन दलित मंत्रियों ने और नेताओं ने बीएल संतोष को जो बताया है, उसमें बहुत अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी आउटसोर्सिंग की नौकरियां हैं, जितनी भी नौकरियां आउटसोर्स की जा रही हैं,
भी आरक्षण नहीं है, किसी भी आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में दलितों के बीच ये संदेश चला गया कि अब आरक्षण खत्म हो रहा है। जो भी 3rd और 4th ग्रेड है ज्यादातर आउटसोर्सिंग पे जाते हैं और उसमें आरक्षण नहीं है। ये एक मुद्दे के तौर पर और कई मंत्रियों ने ये बात वीएल संतोष को कही और उसके बाद जो संगठन के नेता हैं जिनकी आज मुलाकात हुई है उन्होंने भी ये बात कही है। इसके बाद वीएल संतोष ने जो मंत्री हैं योगी अरुण, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आप इस पूरे मामले पर एक स्टेटस रिपोर्ट बनाएंगे और किस तरीके से इसे आगे ले जाया जाए या किस तरीके से आगे से लागू, इस पर एक पूरी रिपोर्ट उन्हें देने को कहा गया है। तो जल्द ही असीम अरुण संगठन को वो रिपोर्ट सौंपेंगे कि आखिर इस आउटसोर्सिंग की नौकरी को किस तरीके से किया जाए। सिर्फ दलितों का ही नहीं, ओबीसी का ही नहीं, बल्कि उसमें ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण है, यानी कि पूरे आरक्षण को कैसे किया जाए, इसकी एक रिपोर्ट वो सौंपेंगे केंद्रीय नेतृत्व को। तो ये एक बड़ा मुद्दा उभर करके आया है। इसके अलावा एक और बात जो निकली है अर्पिता, वो ये कि जो दलित अधिकारी और थानेदार, तहसीलदार, इस तरह के जितने पद हैं, उन पदों को पर जो लोग हैं उन्हें अच्छी पोस्टिंग नहीं मिल रही है, ये भी कुछ मंत्रियों ने कहा है। अर्पिता, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल देखिए ये दो चीजें, क्योंकि लगातार मंथन का दौर चल रहा है और उसी पर, क्योंकि ये उपचुनाव बहुत जरूरी है इसमें जीत दर्ज करना, क्योंकि ये एक तरीके की साख की लड़ाई, जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, वो बनती हुई नजर आ रही है। और शिवम जी, मैं इस पर छोटा सा एक आपकी प्रतिक्रिया लेना चाह रही हूँ, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करूंगी। यानी ये तो समझ आ रहा है ना कि कहां कहां क्या कमी रह गई, कैसे दलित नाराज हुए, केवल एक वो नरेटिव नहीं जो भी यहां पर विपक्ष ने सेट कर लिया, कहीं कहीं खामी हुई। यानी जैसे अगर पदोन्नति हो रही है तो वहां उनको मौका नहीं मिल रहा, तो ये सारी चीजें हकीकत में रही सामने, जिसको अब सुधारने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि दलित और ओबीसी वोट बैंक बढ़े आपका। तो एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर प्रदर्शन में कहीं ना कहीं जो उम्मीद की जा रही थी उतना नंबर नहीं आया, तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो दिक्कत है और समीक्षा होनी आवश्यकता है। जाहिर है कुछ लोगों ने जिस तरीके से आदरणीय गृह मंत्री जी का जो है वीडियो एडिट करके, फर्जी एडिट करने के बाद उसको देश में बढ़ाया, जिस तरीके से संविधान तोड़ने वाले संविधान की कॉपी लेकर देश में घूमे, जिस तरीके से देश में लोगों को मिसलीड करने का एजेंडा उन्होंने चलाया, जाहिर है कहीं ना कहीं जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन गढ़े गए, लोग आखिर वो जेल भी गए, लेकिन वो चीजें उनकी कहीं ना कहीं काम करी। एक जो सुनील जी ने कहा कि हमारा तो देखिए, हमारी तो विचारधारा की लड़ाई है, पिछड़े और दलितों की लड़ाई है। अरे पिछड़ों के झंडा बरदारों अखिलेश यादव। शिवम जी, मुझे एक बात ये बता दीजिए, आप ये कह रहे हैं, चलिए मैं मान लेती हूँ कि विपक्ष ने पूरी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जिसका ये नुकसान हुआ, लेकिन आपके धुरंधर नेता भी तो मैदान में उतरकर बार बार ये बताते रहे कि फेक वीडियो है, ये बताते रहे कि देखिए आरक्षण कहीं खत्म नहीं होने वाला, कोई खत्म नहीं कर सकता उसे, ये पूरे प्रचार के दौरान हमने देखा। तो लेकिन उनकी बातों पर भरोसा हो जाता है और खुद प्रधानमंत्री जब ये बात सामने आकर कह रहे हैं, उस पर भरोसा ना हो पाना भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना फिर शिवम जी। एक चीज मुझे बिल्कुल नहीं ना होता, आप मुझे कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भरोसा नहीं होता तो सरकार नहीं बनती हमारी, अगर भरोसा नहीं होता तो सरकार इंडिया अलायंस की बनती, अगर भरोसा होता तो वो चुनाव जीतकर 282 लेकर जो है सरकार बना सकते थे। क्लास में 35 बच्चे थे, 34 के मिलाकर इतने नंबर नहीं है जितना अकेले 35 हुए के हैं। जीत किसकी है? और मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हार, एक देश में देश के चुनाव हुए, एक राज्य में प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, तो वो हार कैसे हो गई? चुनाव उत्तर प्रदेश के नहीं थे, चुनाव देश के थे, देश में चुनाव हम जीते हैं। और मैं फिर से वहीं आता हूं, एक बार सुनील जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। ये जो पिछड़ों के झंडा बरदार आप बने फिरते हो, लखनऊ से लंदन जाने का समय अखिलेश जी के पास काफी है, लेकिन एक बार जरा हाथरस जाके भी दलितों की थोड़े हालचाल ले लेते। देखा है उत्तर प्रदेश ने यूपी पीसीएस में किस तरीके से एक ही पद के लोगों को भर दिया गया था, देखा है किस तरीके से 82% जो है थानों के थाना इंचार्ज सिर्फ यादव ही होते थे और कोई नहीं होता था। जितने दलितों के झंडा बरदार आप हैं इस देश ने और उत्तर प्रदेश ने 12 से 17 के दौरान देखा है। और रही बात प्रधानमंत्री जी की बात मानने की, बात मानी है तभी हम देश में 64 साल बाद पहले ऐसे लोग बने हैं जो सरकार में तीसरी बार रिपीट हुए। उनकी नहीं मानी है, इसीलिए वो हार कर विपक्ष में बैठे। सुनील जी देखिए अर्पिता जी, क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता को बहुत समय दे रहे हैं, हमें खैर कुछ उसमें आपत्ति नहीं है। मैं केवल एक बात कहूंगा ईमानदारी, प्रधानमंत्री जी की बात इसलिए नहीं लोगों ने माना क्योंकि उनकी बात पर देश को भरोसा नहीं हो रहा है। और अगर इस बात को परखना हो तो आप बनारस चले जाइए, हंसिए नहीं, आप बनारस चले जाइए। 10 लाख से जीत रहे थे, 1.5 लाख से जीते, अगली बार वो भी नहीं जीतेंगे। एक दूसरी बात, जब इनकी ही समीक्षा में बात निकल के आई, आपके ही ब्रेकिंग में बात निकल के आई
हम लोग तो कह रहे हैं कि आरक्षण छीन रहे हैं, नौकरियां नहीं दे रहे हैं पिछड़े और दलितों के। अब जब इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के नेता कहने लगे कि थानों पर नहीं है पिछड़ा दलित, जिले में नहीं है, कप्तान नहीं है, नौकरी छीनी जा रही है, तो कौन है सरकार में? कौन सरकार चला रहा है? किसने पीडीए के लोगों को आरक्षण छीन करके उनके बच्चों को नौकरी नहीं दी? यही भारतीय जनता पार्टी। आप देखिएगा, अभी तो हारने का सिलसिला शुरू हुआ है। ये दहाई में इनके विधायक आएंगे 2027 में, ये 100 नहीं पार करेंगे। आज कह रहे हैं, आप याद रखिएगा, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए, पिछले 4 चुनाव हार चुके। ठीक है सर, एक एक करके, ठीक है। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी को भी मैं जरा चर्चा पे जोड़ना चाह रही हूँ। सुरेंद्र जी, जिस तरह मंथन का दौर चल रहा है वो हम देख रहे, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी की अपनी क्या तैयारी? धन्यवाद अर्पिता जी, आपने लखनऊ स्टूडियो की तरफ भी ध्यान दिया। 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हम तो इंडिया गठबंधन के साथ चल रहे हैं, लड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन, और 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीतेगा। लेकिन जो अभी आप लोग ये बात कर रहे थे, अभी आदरणीय शिवम त्यागी जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी भोजन कर रही है, चिंतन कर रही है, विश्राम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, भारतीय जनता पार्टी वो कह रही है। अरे भाई, अगर शिवम त्यागी जी अगर ये कहते हैं कि एक प्रदेशी में तो हारे हैं, तो काहे को इतना वितंडावाद फैला रहे हो? 10 सीटें भी उपचुनाव तो है, कौन सा इस उपचुनाव से आपकी सरकार पर कोई फर्क पड़ा जा रहा है? काहे को बीएल संतोष को यहां बैठाए हो? काहे को आप बात कर रहे हो, क्या नाम ये गुफ्तार वाली वो कहते हैं ना कि भाजपा बड़ी मनमोहक है, मन बातों से मोह लेती है, गुफ्तार की गाजी बन तो गई, किरदार की गाजी बन न सकी। बात करेंगे कि साहब संविधाओं पर आरक्षण नहीं था, सब उस पर फलानी चीजों पर आरक्षण नहीं था, तो हमने ये कर दिया था। अरे परसों 5000 नौकरियां आपने खत्म की है संविदा की, इसका कोई जवाब है? आपको अभी अपना दल, जो आपकी सहयोगी है, केंद्र में मंत्री है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि आप ओबीसी के आरक्षण की नौकरियों को क्या करते हो कि आपको योग्य उम्मीदवार नहीं मिला पिछड़े वर्ग का, और इसलिए उनको आप नहीं भरते, और उसके बाद कहते हो क्या नाम ये योग्य उम्मीदवार नहीं मिला, उसको जनरल कैटेगरी में करके उसके बाद फिर जनरल कैटेगरी में दे देते हो। आज की डेट में आप असीम अरुण नहीं, आप अपने क्या नाम नरेंद्र मोदी जी की क्या अध्यक्षता में आप बनवा लो। जब आप नौकरी दोगे ही नहीं, जब आप नौकरी रखोगे ही नहीं, जब आप आरक्षण के विरोधी हो, जो मैं खुद नहीं कह रहा हूं, अनुप्रिया पटेल आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आप नौकरियों को, जो पिछड़ों की नौकरियां हैं, उन नौकरियों को आप कहते हो योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, और उसके बाद जनरल कैटेगरी में भर देते हो। तो आप अपना दल की तो बात मानो, अगर आप हमारी बात नहीं मान रहे हो तो ये गुफ्तार का गाजी बनने से काम नहीं चलेगा, किरदार के गाजी बनो। पूरे देश में अगर आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं है उत्तर प्रदेश की, तो छोड़ो बीएल संतोष को, लगाओ कर्नाटक में, कौन रोक रहा है? हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर आओगे तो ये जो संविधान विरोधी आपका चेहरा है, ये जनता के सामने रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर आओगे तो आपका जो आरक्षण विरोधी चेहरा है, ये आपका दुनिया के सामने रखा जाएगा, क्योंकि आरक्षण के विरोधी हो आप। जैसा भी सुनील भाई ने कहा, बांदा यूनिवर्सिटी से लेकर के अनुप्रिया पटेल के लेटर तक हजारों नहीं लाखों नौकरियां ऐसी हैं जहां आपने ये किया कि साहब योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, और उनको फिर जनरल कैटेगरी में करके और बैकलॉग पे नौकरियां कर दी हैं। ये सारी की सारी चीजें जनता में गई हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप जाति जनगणना करोगे नहीं, आप जाति जनगणना की बात नहीं करोगे, बात करोगे और उसके बाद कहोगे साहब आप आरक्षण के समर्थक हो। किस बात के आरक्षण के समर्थक हो? आप तो आरक्षण के विरोधी हो। और दूसरी बात, आप क्रॉनिक कैपिटलिस्ट हो, क्योंकि आज की डेट में नौकरियां आप आउटसोर्सिंग से दे रहे हो। आउटसोर्सिंग की कंपनियां किसकी हैं? किसी अडानी की हैं। आउटसोर्सिंग की कंपनियां किसकी हैं? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैं। आउटसोर्सिंग की कंपनियां किसकी हैं? गुजरात की हैं। इन तीनों कंपनियों को आउटसोर्सिंग में आप नौकरियां देते हो, जिसमें कोई आरक्षण नहीं, और वो सारी के सारा क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को पैसा जाता है। 20,000 रुपए अगर वो लेता है आउटसोर्सिंग वाला एक आदमी के लिए, तो 12,000 या 10,000 रुपया ही देता है। अभी 10-90, सुन लीजिए अर्पिता जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं कोई बकवास की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो 10-90 में अभी 16 लड़कियों ने अभी जो धरना दिया था, उन लड़कियों ने यही तो धरना दिया था कि साहब हमें नौकरी नहीं मिलती, और योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि साहब हम तो पूरा पैसा देते हैं। आउटसोर्सिंग वाले पैसा खा जाते हैं।
तो ये आउटसोर्सिंग का जो गोरख धंधा इन लोगों ने बना रखा है, जो बेईमानी का पैसा कर रहे हैं, भाजपा वाले अपनी जेब में रख रहे हैं, इन सारी बातों का आप जवाब दो, चुनाव होते रहे। ठीक है। और सुरेंद्र जी मुझे ये भी बता दीजिएगा, फिर यहाँ पे पैनल पे बैठ के बकवास कौन कर रहा है? क्योंकि कोई भी बकवास करने नहीं आया ना सर, सब लोग अपनी बात रखने आए। आप भी अपनी बात रख रहे थे, मैंने पूरा मौका दिया आपको सुरेंद्र जी ना। ठीक है, शिवम जी आ रही हूँ। ठीक है सुरेंद्र, पहले 18 मिनट की बात है, इसीलिए मैंने आपको बिना टोके सर वक्त दिया, आपने अपनी बात कह ली। ठीक सर, मैंने पूरा मौका दिया और ये देख रही है जनता भी सर। ठीक है, मैं 2 मेहमानों के पास नहीं जा पाई हूँ। शिवम जी मैं आ रही हूँ, एक सेकेंड, मैं 2 मेहमानों को भी जरा चर्चा में जोड़ लूं। ठीक है, वो सारे सवाल अभी आप, एक सेकेंड सर, एमएच खान साहब जरा इस पर एक रिएक्शन आपका भी, और उसके बाद अरुण राजभर जी। एमएच खान जी आवाज मिल रही है जी? हेलो जी 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 जी, जी। आवाज मिल रही मेरी? जी जी, रखिए अपनी बात। आवाज मिल रही, आ रही है? जी जी, रखिए अपनी बात। जी देखिए, ये जो फैसला बीजेपी बैठ के वहां कर रही है, उनको अभी असल चीज का पता ही नहीं है। देखिए, नौकरियों का मामला तो है ही है। आपने डीजल का दाम कितना बढ़ाया, आपने महंगाई कितनी बढ़ाई, आपने पेट्रोल का दाम कितना बढ़ाया, आपने बुलडोजर से गरीब लोगों का घर तोड़ा, आपने उस लोगों को घर तोड़ा जिनके पास कागजात थे। आप ये क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में ये शासन नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में एकदम हिटलरशाही चल रही है। जो चाहते हैं वो करते हैं। और ये जो हाथरस में दलित और बैकवर्ड क्लास के लोग मारे गए, उसमें इन लोगों ने क्या किया? उसमें न एसडीएम को सस्पेंड किया, न इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया, न सीओ को सस्पेंड किया, न डीएम का ट्रांसफर किया, न एसपी का ट्रांसफर किया, न वहां एम्बुलेंस का इंतजाम था, न वहां फायर ब्रिगेड का इंतजाम था। आप ये कर क्या रहे हैं? कौन सा शासन कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी वहां पहुंचे तो क्या कार्रवाई किया उन्होंने? प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और किसी को बर्खास्त नहीं किया, किसी का ट्रांसफर नहीं किया। तो ये देश जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है कि आप कर क्या रहे हो। सर देखिए खान साहब, सवाल ये कि दलित क्यों रूठे हुए हैं, ओबीसी क्यों रूठे हुए हैं, और यहाँ पर अगर बीएसपी की बात करें सर तो 44% जाटव जो है वो -24%। अगर हम इस लोकसभा चुनाव की देखें, यानी बीएसपी से भी छटके हैं दलित। इसके अलावा अन्य दलित की बात करें तो 15 मिले, यानी -15, यानी -15% का नुकसान सीधे सीधे तौर पर बीएसपी को। क्या वजह देखते हैं आप? नहीं, वजह बस यही है। देखिए, ये इन लोगों ने जो भ्रम फैलाया कि संविधान बदल जाएगा। बीएसपी तो बड़ी पार्टी दलितों की, तो उनको तो आप बीएसपी की तरफ क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं चली गई बीएसपी की तरफ? 10% वोट कम नहीं होता है। नहीं गए तो अब अरे 44% में अगर मतलब आपको अगर 24% का नुकसान हो जाए सर, बड़ी बात है। 24% का बड़ा नुकसान मानते हैं, छोटा नुकसान है सर? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले पार्लियामेंट में 2 एमपी हुआ करते थे, आज कैसे इतने एमपी हो गए? तो हमारे तरफ नहीं आए दलित, ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम राजनीतिक तौर से, मेरी चिंता है ही नहीं। मेरा सवाल है, सवाल को चिंता क्यों समझ रहे हैं? मैं कौन होती हूँ बीएसपी की चिंता करने वाली, या बीजेपी की, या समाजवादी पार्टी की? मैं सवाल पूछ रही हूँ। सवाल पूछने का हक दे दीजिए सर, कि उसको भी चिंता में जोड़ देंगे। चिंता और सवाल दोनों अलग चीजें हैं सर। मैंने सवाल पूछा है, सवाल मैंने पूछा है कि जब आपको 24 यानी बीएसपी को 24% का अगर लॉस हो रहा है दलितों में, और अगर अन्य दलित में देखें तो 15% का लॉस सर, ये बड़ा लॉस है कि आपके लिए अरे ठीक है चलता है कोई बात नहीं? नहीं चलता नहीं। ये देखिए, मैं यही आपसे कह रहा हूं कि कभी हार जीत का कोई पैमाना नहीं होता। नहीं, वजह क्या देखते हैं आप? तो लगी रहती है, कोई हारता है कोई जीतता है। अरे वजह तो बता दीजिए महाराज। लेकिन हमारी पार्टी इस पे मंथन कर रही है। वजह नहीं, आप बोल क्या रही, मेरे समझ में नहीं आ रहा सर। वजह क्या लगती है? ये परसेंटेज कम हुए, दलित आपसे भी छटके, उसके पीछे की क्या वजह है सर? स्पष्ट शब्दों में मैंने सवाल पूछ लिया, अगर ना समझ आए फिर से पूछो। नहीं लग रहा है, बताया आपको मैंने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अलूल जलूल हरकतें की, जिससे ये डर गए लोग, और इन लोगों को लगा कि हमारा संविधान जाएगा, तो ये लोग 2 गठबंधन के साथ चले गए। लेकिन अब फिर उत्तर प्रदेश की सरकार जब बनने वाली होगी, तो सारे लोग लौटेंगे, माइनॉरिटी के लोग लौटेंगे, पिछड़े वर्ग के लोग लौटेंगे, और दलित समाज के लोग लौटेंगे। अच्छा, विधानसभा में लौटेंगे?
बिल्कुल लौटेंगे। अच्छा, लोकसभा थी इसलिए उनके साथ चले पूर्ण गए। बहुमत की सरकार ठीक। बनेगी विधानसभा में, चाहे हाँ, बीएसपी की ना सर? हाँ बिल्कुल। ठीक सर। चलिए अरुण राजभर जी, आपका भी एक रिएक्शन। वो तो पूरे दमखम के साथ बता रहे हैं कि वो लोकसभा था, लेकिन विधानसभा में देखिए दलित जो है वो जाएंगे उनके साथ। देखिए, झूठ और छल के कपट करके अगर जीत लिया जाए तो उससे डंका बजाना, बहुत डंका बजाना नहीं कहते हैं। 2024 के चुनाव संविधान खत्म होने के नाम पर इन लोगों ने लड़ा। आप जनता को एक बार झूठ बोल सकते हैं, आरक्षण एक बार खत्म करने के लिए झूठ बोल सकते हैं, और यहां तक कहेंगे कि अग्निवीर योजना हम खत्म करेंगे, इसके झूठ पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। तमाम बातें आप झूठ बोलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जनता एक बार मौका देती है, बार बार मौका नहीं देती। आपने बार बार जिक्र किया है कि हम चुनाव हारे। हाँ, हमने हारा है, और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लगातार पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर समीक्षा कार्यक्रम चला रही है। किन किन वजहों से हम चुनाव हारे हैं और वजह क्या रही है, उनको दुरुस्त करने का हम अभियान चला रहे हैं। हमारी पार्टी लगातार सदस्यता अभियान चला करके उन पिछड़े वर्गों को सावधान कर रही है, दलित वर्गों को सावधान कर रही है, जो वंचित वर्ग है उनको हम सावधान कर रहे हैं कि आप झूठ के सहारे आप लड़ाई के जंग में मत जाओ। आप सच को स्वीकार करो कि कौन समाज के लिए सामाजिक न्याय की वास्तविक लड़ाई लड़ रहा है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, आप पीडीए की नारा तो आप चुनाव में दे सकते हैं, लेकिन सत्ता में रहने पर आप पीडीए को सामाजिक न्याय नहीं दे सकते। ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है। थानों पर, तहसीलों पर, ब्लॉकों पर आज भी हकीकत यह है कि गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, उनकी फरियाद जब जाती है तो वहां अधिकारी जो मानसिकता जिनकी उस तरीके से है वह उनकी सुनवाई नहीं करते, इसलिए कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं। जब कार्यकर्ता जमीन पर निराश होते हैं तो चुनाव में उसका परिणाम निकलता है। और हमने पकड़ा इस बात को कि हमारे कार्यकर्ता निराश हुए और उन सभी अधिकारियों को उन सभी जनपदों में प्रभारी नियुक्त करके उन सभी अधिकारियों को एक साथ समन्वय बैठा करके जनता के हित में, जनता के फैसले पर काम करने का हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री ने सलाह दिया है। और लगातार जनता के बीच में रहने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, तमाम मंत्रीगण, तमाम संगठन के लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। सवाल इस बात का हवाला दे रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी ने ये चिट्ठी लिख दिया क्योंकि वो सत्ता पक्ष में। अरे कुछ पढ़ा लिख करके आया करिए कि उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने तो ये भी कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए अगर किसी ने सबसे बढ़िया काम किया तो मोदी जी ने काम किया। नीट में पिछड़ों को आरक्षण अगर दिया तो कांग्रेस ने नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने तो नहीं दिया। यह बात तो दलितों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, यह बात तो समाजवादी पार्टी ने किया, यह बात तो उन्होंने कहा, लेकिन इसको आपने नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो गड़बड़ियां थी उसको समय रहते दुरुस्त कर लिया गया होता तो विपक्ष इसको मुद्दा नहीं बना पाता। हाँ, जरूर था, ये बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक दफा नहीं हजारों दफा इस बात को कहे हैं। उन्होंने तो एक चिट्ठी की बात इसमें कहा है, लेकिन हम 1000 बार इस बात को कहे हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती थे उसमें राजनीति के शिकार होने की वजह से उनकी समस्याएं हल नहीं हो पाई और माननीय ओम प्रकाश राजभर उस समस्या का हल कराना चाहते। हाँ, रही इस बात की कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आज बता दें कि समाजवादी 4 बार सरकार रही। 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि मजबूत जातियां ही आरक्षण का लाभ उठा रही हैं, कमजोर जातियों को आरक्षण दिलाने की बात क्यों नहीं हो रही है। रोहिणी कमीशन का गठन इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा इसीलिए दिया था, 6 साल लगे उस रिपोर्ट को तैयार करने में। 3 अप्रैल 2023 को जब वो रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन में गया तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जो ओबीसी वर्गों के हिमायती बनते हैं, सबने विरोध किया। क्या यह बात कहे चैनल पर खुल करके कि रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट लागू होनी चाहिए? नहीं विरोध, ये क्योंकि विरोध करते हैं इसका। ये हिमायती चैनल पर आकर बनते हैं, जमीन पर जब सत्ता इनको जनता दे देती है तो इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सामाजिक न्याय समिति गठन कराया। ठीक है सर, मैंने आपकी बात बहुत आराम से सुनी अरुण जी। आपने ये बता दिया कि देखिए जो चीज ओबीसी मोर्चे की भी बात, क्योंकि लगातार बैठक भी चल रही है, उसमें जो कहा गया कि थाना और तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, जनप्रतिनिधियों तक सुनवाई नहीं हुई, कार्यकर्ताओं को यहां तक कि बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया जाता था। आपने जिक्र किया यूपी शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को भी विपक्ष ने प्रमुखता से देखिए एक मुद्दा भी बनाया और इसका नुकसान भी हुआ। यानी अगर आपकी सरकार में भी वो सारी चीजें हो रही हैं तो आप जब हो रही थी तब सो रहे थे, और जब चुनाव में कम संख्या आ जाती है, नंबर कम आ जाते हैं, तब जागे हैं कि अच्छा आप सुधारेंगे। तो यानी चुनाव तो फिर सर हर 6 महीने में इस तरीके से हो, क्योंकि अगर सरकार सुने ही ना। आप अपने चैनलों पर पुराना रिकॉर्ड उठा के देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 12 बार
माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के जो अधिवक्ता हैं, जो सरकारी अधिवक्ता हैं, उनके साथ बैठक करा करके इनके जो प्रतिनिधि मंडल है 12 दफा बैठक कराए थे। क्या हुआ? हम एक बार बैठक कराते हैं, सुनिए, बैठक कराते हैं, जब रास्ता सरकार निकालती है तो PIL दाखिल हो जाती है विपक्ष के द्वारा कि नहीं अभी इसमें नहीं, टोपी लाल का पहन करके जा करके धरना देने लेंगे, लखनऊ में आकर के मंत्रियों के कार्यालय धरना देने लेंगे, समाजवादी पार्टी का टोपी लगा करके, झंडा लगा करके। तो फिर जब आप राजनीति के शिकार हो जाएंगे तो सरकार आपका फैसला कैसे करा पाएगी? इसी बात की चिंता हम लोगों को थी कि हम लोग राजनीति का शिकार इस मुद्दे को न होने दिया जाए, फैसला करा दें। लेकिन फैसला कैसे? विपक्ष जब चाहता ही नहीं है कि नौजवानों को हिस्सा मिले, नौजवानों की भागीदारी हो, नौजवानों को न्याय मिले, जब विपक्ष ही नहीं चाह रहा है तो सरकार कैसे कराना चाहेगी? सरकार कौन चलाता है सर? फिर सरकार में क्यों बैठे हैं आप? सरकार तो करना ही चाह रही है, आज भी करने के लिए। अरे जब विपक्ष आपको करने नहीं दे रही तो सरकार में रहने का क्या फायदा सर? आप एक PIL दाखिल, आपने देखिए सैकड़ों उस पर PIL दाखिल है, तमाम याचिकाएं चल रही हैं। और आप कह रहे हैं एक के बाद एक कितनी बैठक, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कितनी बैठकों को आपने जिक्र कर दिया, कितनी बैठकें की आपने? आपने इतनी बैठकें कर दी, यानी इतनी कमियां दिखी ना आपको? सुनिए, मसला यह है कि फिर भी आप सरकार के साथ है। नहीं, 2644 जातियों का मसला है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ओबीसी दलित वर्गों के विकास का चिंता है, उनके सामाजिक न्याय की चिंता है। अगर चिंता यही तो दिक्कत है सर, चिंता केवल बैठकों तक सीमित है। रोहिणी कमीशन का गठन पूर्व रिटायर्ड जज के नेतृत्व में नहीं कराया गया होता, न वो रिपोर्ट आती। अगर वह रिपोर्ट आई है तो मात्र 144 लोग ही राजनीति में, सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर आर्थिक रूप से मजबूत क्यों हो पाए? हम तो कह रहे हैं कि जो आर्थिक रूप से मजबूत हो गए उनको आरक्षण नहीं मिलनी चाहिए, जो आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, सामाजिक रूप से संपन्न हो गए, यही तो बाबा साहब कहते थे। जो कमजोर तबका है, जो अशिक्षित तबका है, जो विकास से वंचित है, उसको आरक्षण का लाभ दिया जाए ताकि वो ऊपर उठ सके। लेकिन इसका विरोध कौन करता है? जो लूट रहा है वो लूट रहा है, जो नहीं पा रहा है वो नहीं पा रहा है। उसी को दिलाने की लड़ाई तो माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं, समाज पार्टी लड़ रही है, हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। ठीक है, सुनील जी का रिएक्शन, उसके बाद सुरेंद्र जी और फिर शिवम। हाँ सुनील जी। इन्होंने तीन बातें महत्वपूर्ण कही। एक तो PDA को लेकर के कहा है कि हम PDA की केवल बात करते हैं, बात नहीं करते हैं। आप देखिए, कुर्मी समाज, पासी समाज, राजभर समाज और मुस्लिम समाज, जाट समाज, दलित समाज, कितने बड़े पैमाने, निषाद समाज, सब तो जीत करके आए हैं। और आप जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं, और आप खुद आज तक पर यह स्वीकार कर रहे हैं कि आपके पिताश्री योगी आदित्यनाथ जी के पास 12 बार गए हैं, नहीं सुनवाई हो रही। एक तरफ अनुप्रिया पटेल जी पत्र लिख रही, कई बार पत्र लिख रही, नहीं सुनवाई हो रही। आप आज तक के कार्यक्रम में पहले तो ये बताइए, 27 तक भाजपा में रहोगे या भाजपा से भागोगे? और फिर भाजपा में रह करके कैसे पिछड़ों की बात करोगे? चिंता मत करिए, 60 साल तक कांग्रेस को समर्थन दिया, तब जाति जनगणना नहीं करा पाए। चुप रहो। 20 साल सरकार चलाया, ठीक है, एक करके सर कराए। अरुण जी, हाँ, सत्ता से बाहर हो गए। तो सवाल ये है कि ये लोग, क्योंकि तथ्य नहीं है इनके पास, ना आपके सवाल का जवाब है, ना हमारे सवाल का जवाब है, ये पिछड़ों के सवाल का जवाब क्या देंगे? ये परिवार की बात करते हैं, पूरा घर मिला के पार्टी चला रहे हैं, ये परिवारवाद के खिलाफ बात करेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में केवल मलाई को 5 टिकट मिला, आपका परिवारवाद पैसा कमाना है, अपना नजर नहीं आता है। ठीक है सर, एक एक करके प्लीज अपना देखिए। अरुण जी, हाँ, मतलब नहीं, दलित से मतलब नहीं, संविधान से मतलब नहीं, जाति ठीक है सुरेंद्र जी, मतलब नहीं। ठीक है सुनील जी, ओके सुरेंद्र जी। संविधान में कितने पन्ने होते हैं खुद भी नहीं पता होगा, संविधान लेके खाली घूमिए, ऐसे टहलिए, दिखाइए, खुद नहीं पता होगा। ठीक है अरुण जी, हाँ, ठीक है अरुण जी, सुनील जी, ठीक है, धैर्य सर, धैर्य, जनता को दिखाइए कि हम संविधान के रक्षक हैं। ठीक सर, ठीक सर, और संविधान में प्रमोशन का आरक्षण। अरे ठीक है अरुण जी, किस बात को दिल पे लगा लिए आप? करेंगे, ठीक है सर, रुक जाइए। हाँ सुरेंद्र जी, चोर की दाढ़ी में तिनका लगा ना, तीन चार तो कुछ है नहीं हाथ में, 3-4 झूठ के सहारे लड़ना है। कही आदरणीय अरुण राजभर जी ने क्या, अर्पिता जी, हमें ठीक, बोलिए सुरेंद्र जी। हाँ, आगे शिवम आ रही है उसके बाद। अरुण राजभर जी ने बड़ी कही, इन्होंने कहा कि भाई हम पढ़ लिख करके नहीं आते, हम तो भाई अनपढ़ अच्छे हैं, क्योंकि आप लोग तो बेदीराम से डिग्री ले आते हो जाकर के, आपकी पार्टी के विधायक एब्सकॉन्डिंग है, पेपर लीक में, नकली डिग्री में, फलानी चीज में, नो तो भैया आप बेदीराम के पढ़े लिखे हो, हम लोग अनपढ़ ठीक है। एक बात सुन लीजिए, हम लोग अनपढ़ ठीक है। अरे देखिए ना, आपके बेदीराम कितना पढ़ा, कौन कहाँ तक पढ़ा, कितना हो रहा है, मत कीजिए ना सुरेंद्र जी।
अरुण जी रुक जाइए प्लीज सर। अरुण जी आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा, मत कीजिए ना सर, ये तरीका नहीं हुआ ना। आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था, ठीक है आपको मैं मौका दूंगी, ठीक है मैं दूंगी ना मौका, बीच में थोड़ी बोलिएगा, रुक जाइए ठीक सर बिल्कुल देंगे, आप बैठ जाइए, 1 सेकंड रुकिए सुरेंद्र जी, लेकिन ऐसे पर्सनल अटैक मत कीजिए ना, कौन कितना पढ़ा नहीं पढ़ा छोड़िए ना सर, मुद्दे पर बात कीजिए। इन्होंने नहीं अर्पिता, इन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत अटैक किया, मैंने इंतजार किया। इन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि भैया मैं अनपढ़ ठीक हूं, मैं बेदीराम की डिग्री वाला नहीं हूं, पेपर लीक वाला नहीं हूं, मैं नकली डिग्री वाला नहीं हूं जो तुम्हारी पार्टी का एमएलए है जो डिग्रियां बांटता है। तो बात तो ये है ना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, उसी अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी है। अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिख करके स्पष्ट कहा है कि योग्य लोगों के नाम पर कि योग्य लोग उपलब्ध नहीं है, आपने पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया। तीसरी बात, आप एक बात बहुत स्पष्ट बताइए, हम लोग तो नल को, नील को, कोल को, भील को सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, सबको टिकट दे रहे हैं, सारे लोगों को सारे जगहों पर हम रख रहे हैं। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी तो कहन पिताजी एमएलए रहेंगे, एक लड़का एमएलसी रहेगा, तीसरा लड़का एमपी रहेगा जाकर के, तो हमें इनको ज्यादा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हम तो एक चीज कहते हैं कि चुनाव की राजनीति अब मुद्दों पर होगी। और आदरणीय अरुण राजभर जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपकी एक बात से निकल करके आ रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आप कह रहे हो नाकारा है, नंबर 1, कह रहे हो कि सरकार काम नहीं कर पाती है, नंबर 2, और सरकार ओम प्रकाश राजभर जी की कोई बात नहीं मानती है, नंबर 3। तो ऐसी सरकार को आप लात क्यों नहीं मार देते हैं? जो सरकार ना पिछड़ों का काम कर पा रही, ना दलितों का काम कर पा रही, ना आपका काम कर पा रही, ऐसी सरकार में लटके हुए काहे हो? ठीक है अरुण जी, एक छोटा सा रिएक्शन श्रवण जी आ रहे हो आपके पास। हाँ। जब कुछ जाना करिए तब बोल करिए, अगर नहीं कुछ दिमाग में रहता हो तो मत। अरे भाई हम कुछ नहीं जानते, हम तो अनपढ़ हैं, मान लीजिए आप अपनी बात करिए ना, आप तो बेदीराम वाले पढ़े लिखे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी रुक जाइए, पहले बेदीराम वाले पढ़े लिखे हमको अनपढ़ बता रहे हो, शर्म नहीं आती? ठीक है सर, नहीं सुनिए, सब पढ़े लिखे हैं सर, चलिए नहीं तो हम बहुत राजा परिवार के हैं, मत कीजिए ना सर, पर्सनल अटैक नहीं प्लीज सर, कौन कितना पढ़ा है नहीं तय करने बैठे हैं सर हम। हाँ उसको एमएलसी बनाया हमारी पार्टी ने, ठीक है सुरेंद्र जी, महाराजा परिवार के हैं क्या? ठीक है अरुण जी प्लीज मुद्दे पर बात कीजिए। खान साहब आ रहे बात कर रहा हूँ, प्लीज बाप मंत्री रहेगा, बेटा एमएलसी रहेगा, तो जाना करिए। एमएलसी हमारी पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं, जिसके पास साइकिल नहीं, उसको हम लोगों ने एमएलसी बना करके उत्तर प्रदेश के बड़े सदन में भेजने का काम किया है। सवाल इस बात का है, हम कार्यकर्ता हैं, हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरह हम मिलकर के काम करते हैं और जमीन पर काम करते हैं, आपकी तरह से टीवी पर और सिरोज पर ठीक है। लेकिन एक बड़ा सवाल सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं कि जब आपको आप ये दिखा रहे हैं कि जब नहीं काम कर रही है सरकार तो क्यों है सरकार के साथ? शिरोज जो है फिर से पर्सनल अटैक है। ठीक है, शिरोज एसिड सर्वाइवर लड़कियों का है और उसके ऊपर अटैक करना आपकी निष्ठा का प्रमाण है। 8 साल तक आपकी सरकार रही, कितने राजभर को आपने सामाजिक न्याय दिया है, जरा बता दीजिए। कितने राजभर को अब उत्तर प्रदेश के शासन स्तर पर बैठाने काम किया? अरे आप सत्ता में रहोगे तो अपने मलाई काटोगे, तब दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, कमजोर, आदिवासी नजर नहीं आएंगे, तब छोड़ दो ये भाजपा की नौकरी करनी बंद करो, तब देश के कमजोरों को आप बंद करो ये भाजपा की नौकरी करना। तो आप काम हो नहीं पा रहा है तुम्हारा। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, क्या ये लोग नहीं है? डमरू बजाते हैं उनके पीछे पीछे लघु बन करके। अरे सर मत कीजिए ना ऐसे पर्सनल, छोड़ दीजिए सर। नहीं अरुण जी एक सवाल में, अरुण जी एक सवाल में, सुरेंद्र जी ठीक है, मैं एक सवाल जरा पूछना चाह रही हूँ, चर्चा से मत भटकाइए ना, यहाँ पर्सनल अटैक करने कोई नहीं बैठा भाई। कौन कितना पढ़ा, कौन क्या नहीं पढ़ा, कौन किसकी गुलामी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, सर ये करने थोड़ी बैठे हैं चैनल में, नेशनल चैनल में। सर प्लीज स्तर रखिए एक चर्चा का, ये तरीका नहीं हो सकता सर। नुक्कड़ में हम लोग बैठ के नहीं चर्चा कर रहे हैं सर, नेशनल टीवी पे बैठे हुए। अरुण जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, शिवम आ रही हूं मैं इसके बाद। सुरेंद्र राजपूत जी सीधे तौर पर ये पूछ रहे हैं क्योंकि आपने गिनाया कि कितनी बार 12 मीटिंग्स आप कर चुके थे, लेकिन वो कह रहे हैं सब सरकार सुन ही नहीं, दलितों के बारे में नहीं सुन रही, आपकी समस्याओं के बारे में नहीं सुन रही, कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सुन रही, तो क्यों है आप सरकार के साथ? नहीं, मेरी सरकार ने इस बात को गंभीरता से सुना। अगर सुनने की फैसला नहीं किया होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता बैठ करके तमाम जो प्रतिनिधि थे उस संगठन के, उनके प्रतिनिधियों की बात को सुनकर के रास्ता नहीं निकालते। और रास्ता जब हम निकालते हैं तो इनके तरफ से, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, उनके सहयोगियों की तरफ से PIL दाखिल हो जाता है कि नहीं इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए ताकि माइलेज मिले चुनाव में वोट लेने का। वोट लेने के लिए आप उनको धरने पर टोपी पहना कर बैठा देंगे, लो धरना दो, नारा लगाओ कि भाजपा नहीं कर रही है, भाजपा। अरे आप एनडीए सरकार कर रही है, करना चाहती है, आप नहीं चाहते हो कि वो काम हो।
लेकिन हमारे ऊपर ये दोषारोपण मत करिए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर। अरे आप नहीं कर पा रहे हैं, सीधी सी बात ये है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हुए। वो छोड़ दीजिए, कौन आपको आप वो करने नहीं दे रहे हैं, ये तो अलग ही बात बता रहे हैं आप कि विपक्ष आप सरकार को नहीं करने दे रहा, ये तो अलग ही बात बता रहे हैं अरुण जी। आप मतलब मुझे तो दिख रहा है कि विपक्ष जो है वो सरकार से मजबूत हो गया, मतलब सरकार की सारी स्थिति है ऐसी करने की। नहीं, न्यायालय में अगर मामला रहेगा तो आप क्या कर लीजिएगा, बताइए जरा हमको। हाँ, न्यायालय में तो 16 के 16 मामले, 12-13 जितने गिनाए आपने, इतने सारे मामलों में पीआईएल दर्ज कर दिए, याचिका दाखिल कर दी इन्होंने। सैकड़ों पीआईएल दाखिल है, जहां अच्छा। हम फैसला कराने जाते हैं पीआईएल दाखिल हो जाता है। पता कर लीजिए, आपको भी नहीं जानकारी है तो ठीक है, ये बात जनता भी समझ गई ना कि मतलब सरकार काम ही नहीं कर पा रही क्योंकि सब चीजें कोर्ट में चली जा रही, ये भी समझ आ गई तस्वीर। चलिए शिवम जी, मैं एक रिएक्शन। कोर्ट का फैसला अलग होता है, सरकार का फैसला अलग ठीक होता है। ठीक ठीक, शिवम। थैंक यू। मैं बड़ी शालीनता से इसीलिए सुन रहा था कि मुझे भी सुना जाएगा। सबसे पहले तो जो ये आरक्षण पर जो बहुत लंबा चौड़ा भाषण कांग्रेस के प्रवक्ता दे रहे हैं, आप इतने आरक्षण के विरोधी और इतने लुटेरे हैं आरक्षण के, और इस देश में किस तरीके से पिछड़े और दलितों का आरक्षण आपने लूटा है, जरा 2-4 एग्जांपल दे देता हूं। जामिया मिलिया इस्लामिया में क्यों नहीं दिलवा दिया आपने आरक्षण दलितों को और पिछड़ों को, उल्टा छीन लिया वहां से आपने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं दिलवा, उल्टा छीन लिया आप लोगों की सरकार ने। कर्नाटक में 92 की 92 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में घुसाकर जबरदस्ती पिछड़ों का हिस्सा खा गए, लूट लिया आरक्षण आपने, वहां आपको याद नहीं आए पिछड़े। 4% तेलंगाना में आरक्षण देकर मुसलमानों को और पिछड़ों का आरक्षण घटा दिया, वहां आपको पिछड़े याद नहीं आए। जब आयोग हुआ, 1.25 घंटे की स्पीच है राजीव गांधी की मंडल कमीशन के खिलाफ, भाषण दे रहे हैं आप यहां पर बैठ करके, हम इतना आरक्षण देंगे, इतना आरक्षण। अरे आरक्षण खाने वाला अगर कोई है तो कांग्रेस है भाई। सबसे ज्यादा आरक्षण इस देश में अगर किसी ने खाया तो आपने खाया है। दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी ने किया तो आप लोगों ने किया है। बाबू जगजीवन राम जी जैसे नेताओं को खत्म करने में जिस तरीके से आप लोगों ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, आप इस देश में दलित, पिछड़ा, विरोधी, और छोड़ो सब बातें, 70 साल 58 साल में 70 साल में से 58 साल एक खानदान कुर्सी पर बैठा रहा, किसी को एक सुरेंद्र आ रहे हो। हाँ, भाषण दे रहे हैं, आज तक पर बैठकर यहाँ पर। अरे ठीक है, मान लीजिए शिवम जी, मैं मान लेती हूँ, चलिए जो बातें आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन इसको आप कन्विंस तो नहीं कर पाए सर। मैं इसमें सर मैं आपको ध्यान से इसलिए सुन रही थी क्योंकि मैं काउंटर सवाल कर पाऊं सर। वो भी मेरा हक है ना, मतलब केवल ऐसा नहीं है ना कि सबको समय मिलता रहे सब बोलते रहे। आपकी ये मैं सारी बात मान लेती हूँ, जिस तरह आपने गिना दिया कि ये धुर विरोधी हैं, इन्होंने किसी ने दलित के लिए नहीं किया, हम ही सबसे बुलंद परचम लहराते रहे। लेकिन मुझे आप आंकड़ों में, क्योंकि देखिए जाटव जो है वो 25% इंडिया के साथ गए तो 24% एनडीए के साथ गए, और इनको गेन जो हुआ 19% का गेन हुआ है और आपको सिर्फ 6% का। सर आप जनता तक वो बात नहीं पहुंचा पाए, आप ये नहीं साबित रख पाए, नहीं कर पाए कि हमने दलितों के लिए कितना काम किया। ये रिजल्ट दिखा देते हैं सर। अन्य दलित में भी आपको कहें तो इंडिया 56 सर 41% का गेन हुआ है सर इंडिया गठबंधन को, और आपको माइनस हुआ है 16% का सर। एकदम उल्टा नैरेटिव है। मैं कहता हूं कि हम दलितों को और इस देश के हर वर्ग को कन्विंस कर पाए तो हम सरकार में हैं। हम उन लोगों को कन्विंस करते रहे सर, ये स्वीकारना पड़ेगा ना। बात देखिए उत्तर प्रदेश की हो रही है, और उत्तर प्रदेश इसलिए भी जरूरी है सर। उत्तर प्रदेश, समय मेरे पास इतना ही है, माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ। उत्तर प्रदेश की क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक स्टेट हमारे हैं, एक स्टेट की वजह से पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिली, इस बात को भी बीजेपी को स्वीकारना होगा। और यहां जो दलितों के समर्थन की बात कर रहे हैं वो भी आंकड़ों में बीजेपी को नहीं मिला। ये भी क्लियर तस्वीर, साफ तस्वीर है जिसको आपको बिना किसी चश्मे के देखना होगा।